स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। यहाँ पर हम आपको अलग अलग एमसीक्यूज पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उन एमसीक्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं। आखिर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछता है, एक मिनट दीजिएगा मैं पेन ले लेता हूँ। इन हॉर्टिकल्चर Which of the following is the primary benefit of grafting plants? बागवानी में पौधों को ग्राफ्टिंग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास इंक्रीजिंग द प्लांट हाइट, ऑप्शन बी है आपके पास एनहेंसिंग द प्लांट्स लीफ कलर, ऑप्शन सी है आपके पास कंबाइनिंग डिजायरेबल ट्रेड्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, ऑप्शन डी है आपके पास बूस्टिंग द प्लांट सीड प्रोडक्शन। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज, जो ऑप्शन जो है जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, कंबाइनिंग डिजायरेबल ट्रेड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं प्लांट की, उस ग्राफ्टिंग का क्या मुख्य जो फायदा है वो क्या है। तो मैंने आपके आगे चार ऑप्शन रखे थे जिसमें कि जो तीसरा वाला ऑप्शन था वो था करेक्ट ऑप्शन, जिसका मतलब है कंबाइनिंग डिजायरेबल ट्रेड्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स। मतलब दो डिफरेंट प्लांट में से हम लोगों को जो करेक्टर चाहिए, जो करेक्टरिस्टिक एक प्लांट में चाहिए, हम उसको क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कंबाइन कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो जानते हैं अब हम ग्राफ्टिंग के बारे में। आखिर ये ग्राफ्टिंग होता क्या है? देखिए, ग्राफ्टिंग इज अ हॉर्टिकल्चरल टेक्निक whereby tissues from one plant are inserted into those of another so that the two sets of vacuolar tissues may join together। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो डिजायरेबल ट्रेड्स हमें चाहिए दो प्लांटों को एक प्लांट में करना है, तो हम क्या करते हैं, उनके वो लेते हैं, सैंपल्स लेते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, एक दूसरे में इंसर्ट कर देते हैं, बिल्कुल जैसे ये इंसर्ट हो रखा है वैसे ही कर देते हैं। और ताकि जो ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो आपस में क्या हो सके, ज्वाइंट हो सके। सो द प्लांट दैट प्रोवाइड द रूट सिस्टम इज कॉल्ड रूट स्टॉक। मतलब ये कि जो भी प्लांट की जिसके हम रूट पार्ट का लेंगे, मान लीजिए हमें ये नीचे वाला पोर्शन जिस प्लांट का लेना है उसको हम बोलेंगे रूट स्टॉक, और जो शूट वाला पार्ट जिसे हमें चाहिए होता है एंड द प्लांट दैट इज अटैच्ड इज कॉल्ड द सीएन। देखिए जो ऊपर ये जो ये प्लांट अटैच किया गया है उसे बोलते हैं सीएन। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला प्लांट है वो है सीएन, और जो नीचे वाला पार्ट है जो रूट्स जिसकी जुड़ी हुई हैं उसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक। Grafting is used to propagate clones of plant that do not grow true to type from seed to produce disease-free resistant plants or to repair damaged plants। हम लोग ग्राफ्टिंग का यूज कहाँ करते हैं, प्रोपोगेट करने के लिए क्लोन्स ऑफ प्लांट, मतलब एक प्लांट को बिल्कुल प्लांट की डिट्टो कॉपी जैसे जो होती है वो बनाने के लिए, जिसे हम क्लोन्स बोलते हैं, क्लोन्स ऑफ प्लांट। मतलब क्या वो क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हो एक दूसरे के। ठीक है, और क्योंकि जब बीज से जब बीज जो हम सोन करते हैं उससे ट्रू टू टाइप प्लांट ग्रो नहीं होता है, तो उसका हमें ग्रो करने के लिए, उसका क्लोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। और ताकि जो प्लांट हो वो क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, और क्या हो, या तो कोई मान लीजिए प्लांट डैमेज हो रखा है तो उसको भी हम क्या करते हैं, ये ग्राफ्टिंग के थ्रू ही उसे रिपेयर कर पाते हैं, उसकी मरम्मत या उसके जो नुकसान पहुंचा है उसकी उसकी भरपाई हम कर पाते हैं। किसके थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू उसको बिल्कुल ठीक कर पाते हैं हम लोग। अब बेनिफिट्स ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कंबाइनिंग डिजायरेबल ट्रेड्स। मतलब ये कि जो जो करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, मान लीजिए एक पौधा है जिसकी क्या है, वाटर, जिसमें जो रूट स्टॉक, मान लीजिए एक प्लांट है जिसका क्या है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बहुत अच्छी है,
लेकिन दूसरे का क्या है, वो उसकी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब उतना न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा है। तो क्या करते हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो हम क्या करेंगे, तो जो हम रूट स्टॉक वाला पार्ट हम वही लेंगे, लेकिन जो फ्लावरिंग वाला पार्ट है वो निकाल के उसमें से कट करके जो रूट स्टॉक वाला, जो जिसकी रूट एफिशिएंसी अच्छी है, सॉरी न्यूट्रिएंट अपटेकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, उसमें जाके उसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। देखिए ऐसे जोड़ते हैं, जैसे डायग्राम में शो हो रखा है। ग्राफ्टिंग अलाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ टू प्लांट। इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू हमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो, मान लीजिए एक प्लांट में नहीं है, दो प्लांटों में, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जिस वजह से हमें एक ही प्लांट में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं। जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम द रूट स्टॉक एंड हाई क्वालिटी फ्रूट फ्रॉम द सीएन। मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए कोई प्लांट है जिसका डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, मतलब वो बीमारी से बहुत अच्छा लड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक प्लांट ऐसा है जिसके क्या है, जिसमें फ्रूट जो है वो बहुत हाई क्वालिटी के आते हैं। तो जो हम रूट स्टॉक लेंगे वो डिजीज रेजिस्टेंस वाला ले लेंगे, और जो हाई क्वालिटी जिसमें फ्रूट आते हैं उसका क्या लेते हैं, अपर पार्ट ले लेते हैं, जिसे हम सायोन बोलते हैं। तो उसको लेके क्या करेंगे, हम ऐसे अटैच कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। स्पीड, दूसरा बेनिफिट क्या है, स्पीड। जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है कैन प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट फास्टर देन प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स। मतलब अगर हम किसी भी प्लांट को बीज के थ्रू ग्रो करके वो करते हैं, तो उसमें इतनी जल्दी ना तो फ्लावर आते हैं ना ही फ्रूट आते हैं, एज कंपेरेटिवली उनमें जिनमें कि हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। तो जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें ना फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और जल्दी होती है, और फ्रूटिंग भी सेम ऐसी ही होती है, एज कंपेरेटिवली किसके, जिसे हमने बीज लगाकर बोया था उससे। अब तीसरा बेनिफिट है रिपेयर, कैन बी यूज टू रिपेयर डैमेज ट्रीज एंड प्लांट। मतलब किसी भी प्लांट का डैमेज हुआ है या किसी ट्री पे डैमेज हुआ है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। प्रोपोगेशन, अलाउ फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स। अब ये वहां काम आते हैं जहां पे जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो जिंदा नहीं होते, वायबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम प्रोपोगेशन करते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, अलग अलग उसके एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स का यूज करते हैं, ताकि हम और प्लांट्स ग्रो कर सकें, क्योंकि उसमें बीजों में तो जान ही नहीं है। और आर डिफिकल्ट टू रूट फ्रॉम कटिंग। ठीक है, तो ये रही बात, हमने प्रोपोगेशन की करी। अब ये आता है हमारा पांचवा पॉइंट है, कंट्रोल साइज एंड शेप। साइज और शेप को कैन हेल्प कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ट्रीज और प्लांट्स की जो साइज और शेप है उसको मेंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में भी इसका काम होता है, इसकी ये काफी हेल्पफुल होता है। विच इज यूजफुल इन ऑर्चर्ड्स एंड लैंडस्केपिंग। ऑर्चर्ड्स और लैंडस्केपिंग में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्राफ्टिंग का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रीजन फॉर परफॉर्मिंग प्रूनिंग ऑन फ्रूट ट्रीज। फलदार पेड़ों पर प्रफलन करने का मुख्य कारण क्या होता है। प्रूनिंग का जो कारण क्या है, प्राइमरी रीजन, प्राथमिक कारण क्या है। तो आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू इंक्रीज लीफ क्लोरोफिल कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी है हमारा टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर एंड एनहेंस द फ्रूट क्वालिटी। या फिर सी टू इंड्यूस फ्लावरिंग अर्लियर इन द सीजन। या फिर डी टू प्रिवेंट रूट ग्रोथ। बताइए इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है बी, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर एंड एनहेंस फ्रूट क्वालिटी। देखिए, जो प्रूनिंग है वो हमारी मेनली हम किस लिए करते हैं? मेनली हम करते हैं ताकि जो ब्रांचेस हो वो स्ट्रांग हो और साथ ही साथ फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये था इसका प्राइमरी रीजन प्रूनिंग का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रूनिंग के बारे में, आखिर प्रूनिंग होता क्या है। देखिए, प्रूनिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग द सिलेक्टिव ट्रिमिंग ऑफ ब्रांचेस, shoots and leaves of tree to maintain them in a controlled shape and size. This ancient technique is crucial for fruit bearing trees for several reasons. देखिए, जो प्रूनिंग होता है, प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई। इसमें क्या करते हैं हम? सिलेक्टिव प्लांट्स की जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांचेस हैं, शूट्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम? ट्रिम कर देते हैं, और ताकि हम क्या कर सकें? उनके जो शेप और साइज को कंट्रोल कर सकें, और साथ ही साथ उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये प्रूनिंग काफ़ी एंशिएंट टेक्निक है, मतलब काफ़ी पुरानी तकनीक है जिसका हम यूज़ आज भी करते हैं, ताकि हम पौधों का जो शेप और साइज है उसको मेंटेन कर सकें। बेनिफिट्स ऑफ प्रूनिंग। अब प्रूनिंग के क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहला आता है इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? इंक्रीज कर होता है इसमें फ्रूट प्रोडक्शन। जब भी हम कटाई छटाई करते हैं, इससे क्या होता है? जो जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये प्रूनिंग क्या करता है? एनहेंस द ट्री स्ट्रक्चर अलॉन्ग, जिसकी वजह से क्या करता है? जब ट्री का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है तो ये क्या करता है? बेटर एयर सर्कुलेशन होती है उसमें, साथ ही साथ लाइट पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है, जिस वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स। तो जो ये नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स हैं उनको क्या करता है? उनका प्रोडक्शन को काफी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। दूसरा है हेल्दियर ट्रीज। प्लांट की जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है इससे, जिसमें कि रिमूविंग ऑफ डेड और डिजीज ब्रांचेस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड इंप्रूव ओवरऑल ट्री हेल्थ। अब हम क्या करते हैं इसमें? जैसे सिलेक्टिव ब्रांचेस जो होती हैं, या सिलेक्टिव कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं, वो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, या फिर कोई शेप खराब तो नहीं कर रहा है पेड़ की, तो हम ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम डिजीज प्लांट पार्ट जो होता है, डिजीज ब्रांचेस होती हैं, डिजीज लीफ है, या डिजीज कोई भी प्लांट पार्ट है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा भी नहीं होता है, और साथ ही साथ ट्री की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तीसरा है इम्प्रूव्ड फ्रूट क्वालिटी। फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। By focusing the tree's energy on fewer fruits, pruning ensure larger, healthier and more flavorful produce। मतलब ये कि मान लीजिए आपने क्या करा, जो थोड़े जो फल हैं, मान लीजिए आपकी ट्री है, आपकी ट्री में काफी सारे फल लगे हैं, लेकिन आपने क्या करा? चुनिंदा फलों को रखा। तो क्या करता है प्लांट? जो वो चुनिंदा फल जो बचे हुए हैं, सारी एनर्जी क्या करता है? उसमें लगाता है वो। अब ज्यादा फल होंगे तो क्या होगा? फ्रूट की एनर्जी बटेगी। लेकिन जब चुनिंदा सिलेक्टिव प्लांट फ्रूट्स होंगे तो वो क्या करता है? उन सिलेक्टेड फ्रूट्स को क्या करता है? अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये जो भी उन्हें चाहिए, जिस वजह से जो भी उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए, या जो भी उन्हें चीज चाहिए जिस वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो एनहेंस होती है, वो अच्छी होती है, तो वो प्रॉपर उन तक पहुंच पाती है, वो कहीं भी बटती नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है? फ्रूट, जो चुनिंदा फ्रूट्स आपने प्लांट पे रखे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इस टेक्निक का यूज आज भी होता है। शेप एंड एस्थेटिक्स। प्रूनिंग शेप्स ट्रीज फॉर बेटर एस्थेटिक्स एंड इजियर मेंटेनेंस। इस वजह से क्या होता है? आप शेप मेंटेन करते हो तो क्या करते हो? उसके मेंटेनेंस में आसानी होती है। मेक देम मोर विजुअली अपीलिंग एंड एक्सेसिबल फॉर हार्वेस्टिंग। इस वजह से क्या होता है? प्लांट जो है ना वो देखने में बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है? हार्वेस्टिंग के टाइम पे उन पे दिक्कत भी नहीं आती हार्वेस्टिंग के टाइम। Longevity मतलब regular pruning extends the lifespan of fruit trees by promoting vigorous growth and reducing the risk of structural damage from heavy fruit load or adverse weather conditions। मतलब ये जब आप समय समय पे क्या करते रहोगे? प्रूनिंग करते रहोगे, रेगुलर प्रूनिंग आप करोगे, तो क्या होता है? लाइफ स्पैन जो होता है ट्री का वो बढ़ जाता है, मतलब ट्री का जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है। वो कैसे? देखिए, जो विग्रस, जो आपने मान लीजिए कटाई करी, तो जो नेक्स्ट जो प्लांट में जो पार्ट्स ग्रोन होंगे वो कैसे होंगे? वो काफी विग्रस होंगे, काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, जिस वजह से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है रिस्क किसका? स्ट्रक्चरल डैमेज का। क्योंकि आप कटाई छटाई करते रहते हो तो पौधा क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है? उसका जो डैमेज होने का रिस्क है वो क्या होता है? कम हो जाता है।
और साथ ही साथ जो उसमें हैवी फ्रूट लोड्स हैं, जो फलों का वजन है वो भी कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, इसकी जो रिस्क है इसके डैमेज होने का वो कम हो जाता है। और एडवर्स वेदर कंडीशन में भी ये क्या करता है, अपने आप को ठीक ठाक रख लेता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उस पे बोझ लदा हुआ है पेड़ पे और मान लीजिए बहुत तेज बारिश हुई तो क्या होता है, फ्रूट के लोड से क्या होता है, ब्रांचेस गिर जाती हैं और पेड़ को मतलब काफी नुकसान पहुंचता है। जब ये क्या होता है, प्रूनिंग टाइमली होती रहती है तो प्लांट क्या होता है, प्लांट का जो शेप है वो मेंटेन रहती है और जो लोड होता है प्लांट पे वो भी कम रहता है। तो जिस वजह से क्या होता है, मान लीजिए कोई एडवर्स वेदर कंडीशन है या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो प्लांट उसमें क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है बिना किसी डैमेज के। तो ये मैंने आपको बताया प्रूनिंग के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू कंट्रोल फ्रूट ट्री ग्रोथ एंड improve फ्रूट क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन अ सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फलदार पेड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करने और मौसम में उत्पन्न किए गए फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास ग्रिडलिंग, ऑप्शन बी है आपके पास प्रूनिंग, ऑप्शन सी है आपके पास थिनिंग और ऑप्शन डी है आपके पास लेयरिंग। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमें ये बताना है कि कैसे, कौन सा तरीका है जिसका हम इस्तेमाल करके जो ट्री की ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन अ सीजन। मतलब कि जो भी फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या करते हैं, कम करके अपनी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसमें सुधार किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, थिनिंग इज द करेक्ट वन। थिनिंग क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अब हम जानते हैं थिनिंग के बारे में। देखिए जो प्रूनिंग, आप अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे थिनिंग और प्रूनिंग में। देखिए जो प्रूनिंग होता है उसका काम भी यही होता है कि क्या करा जाए, जो कटाई छटाई की जाए प्लांट की, जो लेकिन जो उसका मेन पर्पस होता है वो पर्पस होता है प्लांट की शेप को मेंटेन करके रखना, प्लांट की शेप को मेंटेन करके रखना ताकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो एक्सेसिबल हो और अपीयरिंग क्या हो, उनकी बहुत अच्छी हो। लेकिन जो थिनिंग होता है उसका मेन पर्पस ये होता है कि उसकी जो फ्रूट ग्रोथ होती है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना। ये क्या होता है, थिनिंग का प्राइमरी रोल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अब हम थिनिंग के बारे में। देखिए थिनिंग भी क्या है, एक हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है यूज टू एनहेंस द क्वालिटी एंड साइज ऑफ फ्रूट्स बाय सिलेक्टिवली रिमूविंग एक्सेस फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स। देखिए जैसे मैंने प्रूनिंग में भी आपको बताया था, क्या करते हैं हम, क्या एक्सेसिव जो लोड होता है वो कम कर देते हैं पौधे का, पेड़ का या पौधे का जो एक्सेसिव लोड्स हैं। अब वो लोड कैसे भी हो सकता है, ब्रांचेस से भी हो सकता है, वो फ्रूट्स के थ्रू भी हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस फ्रूट्स जो होता है ट्री पे उसको रिमूव कर देते हैं, जिस और या प्लांट से रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है, जो क्वालिटी है फ्रूट की वो एनहेंस हो जाती है। दिस प्रोसेस अलाउ द रिमेनिंग फ्रूट्स टू रिसीव मोर न्यूट्रिएंट सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो, रिजल्ट इन बेटर ओवरऑल फ्रूट यील्ड एंड क्वालिटी। तो जिस वजह से क्या होता है, जो फ्रूट न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो फ्रूट को वो प्रॉपर मिलते हैं और जो सनलाइट है वो भी प्रॉपर मिलती है और उन्हें ग्रो होने के लिए स्पेस भी बराबर मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, फ्रूट की ईल्ड और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब आप प्रूनिंग करते हो तो भी फ्रूट की क्वालिटी क्या होती है, एनहेंस होती है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ब्रांचेस को ट्रिम कर देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, लाइट पेनिट्रेशन होता है। पर उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, उसका पर्पस क्या है, वो उसका पर्पस है ट्री को क्या करना, मेंटेन करके रखना उसकी शेप को, ताकि ट्री क्या है, डिजीज फ्री रहे, उसमें क्या हो, एरेशन बना रहे और साथ ही साथ लाइट पेनिट्रेशन वो भी प्रॉपर है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसी वजह से उसे किया जाता है प्रूनिंग को। लेकिन जो थिनिंग है उसका मेन पर्पस यही है, उसका करने का कारण यही है ताकि जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। तो समझ में आया डिफरेंस। अगर आप चाहते हैं इसमें मैं डिटेल में अगर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थिनिंग और प्रूनिंग में भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए पर्पस एंड मेथड्स ऑफ थिनिंग, सबसे पहला क्या है इसका पर्पस और मेथड क्या है, देखिए इंप्रूविंग फ्रूट साइज एंड क्वालिटी,
इसका क्या पर्पस है? पहला तो भाई इम्प्रूव करना फ्रूट की साइज को और क्वालिटी को। जब फ्रूट नंबर ऑफ फ्रूट्स कम हो जाएंगे ट्री और प्लांट में, तो क्या होता है, जो बचे हुए फ्रूट होंगे उन्हें सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे, जिस वजह से क्या होता है, जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से उनका फ्लेवर, उनका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ये एक कारण है इम्प्रूव करना फ्रूट के साइज को और क्वालिटी को। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग ब्रांच ब्रेकेज। ये क्या होता है, जिस जब हम टहनियों को ही छोटा कर देंगे तो टहनियों की टूटने की जो आशंका है वो भी कम हो जाती है। तो ओवरलोड ब्रांचेस कैन ब्रेक अंडर द वेट ऑफ टू मैनी फ्रूट्स। Thinning helps prevent thinning helps prevent this by reducing the load on branches, thus promoting overall tree health and longevity. Promote even ripening, मतलब ये कि जो फल पके तो वो क्या हो, एक समान पके। ऐसा ना हो कि एक अभी पक रहा है तो एक मतलब एक महीने बाद पक रहा है, ऐसा नहीं। क्या हो, सब एक साथ पके। राइपनिंग क्या हो, सब में एक साथ हो। थिनिंग हेल्प्स इन अचीविंग मोर यूनिफॉर्म राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स विच इज बेनिफिशियल फॉर हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग पर्पस। जो कि काफी फायदेमंद होता है, किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए और मार्केटिंग पर्पस के लिए। बाजार के लिए भी क्या होता है, मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता है जब हम यूनिफॉर्मली क्या होता है, फ्रूट राइपन्ड होता है, पकता है। अब मेथड ऑफ थिनिंग, अब थिनिंग के क्या क्या मेथड है? सबसे पहले तो आता भैया हैंड थिनिंग, हाथ से ही कर दो। दिस मेथड इन्वॉल्व फिजिकली रिमूविंग एक्सेस फ्रूट बाय हैंड, अपने हाथों से क्या करो, फ्रूट को, एक्सेसिव फ्रूट्स को हटाओ। इट अलाउ फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर विच फ्रूट्स टू रिमूव एंड इज कॉमनली यूज फॉर डेलिकेट फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीचेस एंड फ्रूट्स। ये किन के लिए किया जाता है? जो डेलिकेट्स, बहुत नाजुक फल होते हैं उनके लिए किया जाता है। केमिकल थिनिंग कैसे होती है? देखिए, सर्टेन केमिकल्स या ग्रोथ रेगुलेटर को अप्लाई किया जाता है ट्री पे, ताकि क्या हो, इंड्यूस हो फ्रूट ड्रॉप। मतलब नेचुरली पौधे वो सॉरी केमिकल का ऐसा यूज किया जाए कि उसमें जो फल लगे हैं पेड़ पे वो अपने आप ही गिरने लगे। दिस मेथड इज यूज इन कमर्शियल ऑर्चर्ड्स। जो ये कमर्शियली जो बड़े बड़े जो बाग बाग हैं, जहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब बहुत बड़े हैं जो कि कमर्शियली यूज होते हैं, तो वहां पे इनका यूज होता है, जहाँ पे लार्ज स्केल की थिनिंग की जरूरत होती है। अब मान लीजिए आपका छोटा सा बगीचा है, उसमें तो आप हाथ से भी कर लोगे, लेकिन जब वो ही कई सौ एकड़ों में फैला हुआ है तो आप कैसे कर पाओगे? एक एक करते रहोगे तो अगला सीजन आ जाएगा। तो इसको ना करते हुए तो हम क्या करते हैं, केमिकल थिनिंग का सहारा लेते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल थिनिंग की। मैकेनिकल थिनिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग मशीन और इक्विपमेंट टू शेक ट्रीज और प्लांट जेंटली, causing excess fruits to fall off. It's efficient for larger orchard but require careful calibration to avoid damage of the tree. मैकेनिकल थिनिंग में क्या करते हैं? मैकेनिकल थिनिंग में हम मशीन का यूज करते हैं या इक्विपमेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं टू शेक ट्रीज, ट्रीज को हिलाने का। जब ट्रीज हम हिलाते हैं किसी भी इक्विपमेंट से या किसी मशीन से, तो क्या होता है, जो एक्सेस फ्रूट्स है वो वहां से गिर जाते हैं। पर इसमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि पेड़ को और साथ ही साथ फलों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। कंसिडरेशन फॉर थिनिंग, देखिए थिनिंग शुड आइडियली बी डन व्हेन फ्रूट्स आर स्टिल स्मॉल एंड बिफोर दे रीच अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स। थिनिंग कब की जाती है? थिनिंग जब की जाती है जब स्टिल जो फल होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, बिफोर दे रीच अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ताकि इससे क्या हो, बेनिफिट ज्यादा हो। प्रॉपर टाइमिंग और टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अवॉइड स्ट्रेसिंग द ट्री एक्सेसिवली और रिड्यूसिंग द टोटल यील्ड पोटेंशियल। देखिए, अगर प्रॉपर टाइमिंग पे आप और टेक्निक का यूज़ करके क्या करते हैं, आप थिनिंग करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक कई सारे स्ट्रेसेस का और साथ ही साथ जो यील्ड में जो नुकसान होने वाला होता है उससे आप बच सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि विच पार्ट ऑफ अ प्लांट टिपिकली अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस। एक पौधे का कौन सा हिस्सा सामान्यतः संयाम की प्रक्रिया को अनुभव करता है? बताइए, इनमें से कौन सा है? देखिए, ए है सेनेसेंस, पता है ना, एजिंग हो जाना, जब पौधों की उम्र बढ़ जाती है, जब बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे हो जाते हैं, उनकी फ्लावरिंग स्टेज भी चली गई, हार्वेस्टिंग भी हो गई, सब हो गया, उन्होंने क्या करा, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, अपने लाइफ साइकिल के बिल्कुल अंत पे हैं, तो क्या होने शुरू हो जाती है, सेनेसेंस हो जाती है। मतलब एक तरीके से प्लांट क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो बताइए, जब वो उस पे बुढ़ापा आता है पौधे पे, तो सबसे पहले किस पे दिखता है? सेनेसेंस का असर किस पे दिखता है? आपका आगे ऑप्शन है, ए रूट टिप्स,
बी है लीफ टिप्स, सी है आपके पास स्टेम नोड्स, ऑप्शन डी है आपके पास फ्लावर बर्ड्स। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका लीफ टिप्स। पत्तियों पे सबसे पहले सेनेसेंस का असर दिखना शुरू होता है। देखिए सेनेसेंस क्या है। सेनेसेंस इन प्लांट्स रेफर टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग, मतलब उसकी उम्र बढ़ती है ना पौधे की, तब ये वर्ड यूज होता है सेनेसेंस। बुढ़ापा आ जाता है पेड़ पे। तो क्या होता है जब एजिंग होती है, उम्र होती है पौधे की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, एजिंग एंड डिटेरियोरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन्स, धीरे धीरे उसके जो प्लांट के जो टिश्यू हैं वो क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, और उसके ऑर्गन्स भी ढंग से काम नहीं करते, अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डेथ, जो कि कारण बनते हैं उसकी मौत का, एंड शेडिंग, और उसके गिर जाने का कारण बनते हैं। दिस प्रोसेस इज असेंशियल फॉर प्लांट लाइफ साइकिल एंड इन्वॉल्व सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट के लाइफ साइकिल के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ साइकिल ही एंड हो जा रहा है। एंड इन्वॉल्व सेवरल, जिस और इसका बहुत ज्यादा महत्व भी है कि इसमें फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस में। की एस्पेक्ट्स ऑफ सेनेसेंस क्या है, सबसे पहले देखिए लीफ सेनेसेंस आता है। लीफ सेनेसेंस मतलब लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन दैट अंडरगो सेनेसेंस। लीफ क्या है, सबसे पहले पत्तियों पे ही उसका बुढ़ापा दिखना शुरू होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल येलोइंग ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। क्या होता है, पत्तियां क्या होती हैं, आमतौर पर पीली पड़ जाती हैं। वो क्यों पड़ती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाता है, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ ग्रीन कलर, जिस वजह से क्या होता है, पौधे का जो हरा रंग है वो चला जाता है। दिस प्रोसेस अलाउ द प्लांट टू रीअब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फ्रॉम द लीव्स बिफोर दे आर शेड। तो इस वजह से क्या होता है, दिस प्रोसेस अलाउ करती है प्लांट को कि आप दोबारा से न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब करें, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम फ्रॉम द लीव्स बिफोर दे आर शेड, उनके झड़ने से पहले। सेलुलर और मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग सेनेसेंस, जब पौधे का अंत समय आ जाता है तो देर इज एन इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग डाउन सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होना चालू हो जाते हैं, जैसे प्रोटीएज फॉर प्रोटीन ब्रेक डाउन, न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए ब्रेक डाउन करता है। दिस रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स, जिस वजह से क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो भी मतलब डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसके सेल ऑर्गेनल्स भी खराब हो जाते हैं। रोल ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या रोल है। प्लांट हॉर्मोन्स जैसे कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग सेनेसेंस। देखिए सेनेसेंस जो अंत समय जो आता है पौधे का, उसमें भी जो हॉर्मोन्स है उसका भी बहुत अहम रोल है, जैसे कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जो इथाइलिन है इज नोन एज सेनेसेंस, इथाइलिन को कहा जाता है, इज नोन एज अ सेनेसेंस प्रमोटिंग हार्मोन बोला जाता है। याद रखिएगा इथाइलिन को क्या बोला जाता है, राइपनिंग हार्मोन तो बोला हो जाता है, साथ ही साथ उसे सेनेसेंस प्रमोटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, एंड इज इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग एंड एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस। और इसी वजह से जो सेनेसेंस प्रोसेस है वो बढ़ती है, स्टार्ट होती है और एक्सिलरेट होती है। particularly in climatic fruits. ABA regulate abscisic acid regulates senescence in response to environmental stresses जैसे drought। और जो एब्सिसिक एसिड है वो कब रेगुलेट करता है सेनेसेंस, वो जब रेगुलेट करता है जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कि सूखा पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ सेनेसेंस, अब सेनेसेंस के क्या क्या बेनिफिट हैं देखिए। अब पौधे की डेथ हो गई है तो क्या होगा, क्या किसको फायदा है, देखिए क्या फायदा है इसका। ऑल द सेनेसेंस लीड टू द डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू मर जाते हैं। इट्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द प्लांट, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। क्या होती है, जब प्लांट मरता है तो क्या होने लगते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो जाते हैं। by breaking down cellular component the plant can reabsorb and redistribute essential nutrient to other parts of the plant including developing fruits और seeds। मतलब ये कि जब क्या होता है, प्लांट मरता है तो वो क्या करता है, दूसरे पौधों को असेंशियल न्यूट्रिएंट बांट देता है दोबारा से, और क्या करता है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सॉरी, बाय ब्रेकिंग डाउन सेलुलर कंपोनेंट, जब सेलुलर कंपोनेंट ब्रेक डाउन होते हैं तो प्लांट क्या करता है, रीअब्सॉर्ब और रीडिस्ट्रीब्यूट करता है
असेंशियल न्यूट्रिएंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के अदर पार्ट्स को क्या करता है, उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, फ्रूट्स और सीड्स में डेवलपमेंट हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन, senescence allow the plant to redirect resource and energy from aging tissue to more vital functions, जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेनेसेंस क्या करता है, अलाउ करता है प्लांट को कि जो रिसोर्सेज और एनर्जी है जो एजिंग टिश्यू से निकली है उसको हम जरूरी फंक्शंस में लगा सकें, जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस। सेनेसेंस हेल्प प्लांट कोप विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन बाय शेडिंग ओल्ड और डैमेज टिश्यू एंड रिप्लेसिंग एंड रीअलोकेटिंग रिसोर्सेज। देखिए सेनेसेंस में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो मरने चालू हो जाते हैं, तो क्या होता है, जब वो मरेंगे तभी तो उसके बदले में दूसरे टिश्यूज आएंगे, तो उनको क्या करता है, जिस वजह से क्या होता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आता है तो उसको भी क्या करता है, प्लांट झेल जाता है, उसमें क्या होता है, अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे सेनेसेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि सेनेसेंस क्या है, इन्फ्लुएंस होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से, जैसे कि एज, प्लांट की उम्र कितनी है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे टेम्परेचर, लाइट और वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, जेनेटिक फैक्टर कैसे हैं, दिस फैक्टर कैन अफेक्ट द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ सेनेसेंस इन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। ये क्या करते हैं, ये टाइमिंग और इंटेंसिटी ऑफ सेनेसेंस पे को इन पे डिपेंड करते हैं अलग अलग प्लांट स्पीसीज पे। तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या पूछता है हमसे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन प्लांट्स। पौधों में अपेक्षाकृत मेरिस्टेम का मुख्य कार्य क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड फ्लावर, टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूट्रिएंट्स, टू रेगुलेट वाटर अपटेक एंड ट्रांसपिरेशन, टू प्रमोट रूट ग्रोथ एंड एनकरेज। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रमोट रूट ग्रोथ एंड एनकरेज। मतलब रूट की ग्रोथ को क्या करना, एनहेंस करना, बढ़ाना और साथ ही साथ उसको सहारा देना। लेकिन देखिए इसका काम सिर्फ यही नहीं है, रूट ग्रोथ का ही नहीं है, ये क्या करता है, शूट पर भी काम करता है, जो न्यू टिप्स होती है ना, प्लांट की जो टिप्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये एपिकल मेरिस्टेम। देखिए ये ऐसा होता है, ये रहा एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट कैप है, वेस्कुलर सिलेंडर है ये देखिए रूट हेयर्स हैं, ये एरिया ऑफ इलोंगेशन है, इसमें क्या बता रखा है, एरिया ऑफ मैच्योरेशन ये है, एरिया ऑफ इलोंगेशन ये है, मतलब सेल यहां से बढ़ेंगे, यहां से क्या होंगे, बढ़ेंगे, और एरिया ऑफ सेल डिवीजन क्या है, ये है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो यहां पर होता है, एरिया ऑफ सेल डिवीजन में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग कंपेनियन प्लांटिंग इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कंपेनियन प्लांटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड थ्रू इंटरक्रॉपिंग, to control pest and disease naturally, to improve soil fertility through crop rotation, to promote pollination by attracting beneficial insects। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा कि क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता सॉरी उनकी सॉरी ईल्ड को बढ़ाना, साथ ही साथ कंट्रोल करना पेस्ट या फिर डिजीज को, या फिर इंप्रूव करना सॉइल की फर्टिलिटी को थ्रू क्रॉप रोटेशन, या प्रमोट करना पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज नेचुरली। कंपेनियन प्लांटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम पेस्ट और डिजीज को क्या करें, नेचुरली कंट्रोल कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर रिच मटेरियल फॉर सॉइल इंप्रूवमेंट। कृषि अपशिष्ट को जैविक सामग्री समृद्ध सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है जिससे मृदा में सुधार होता है। आपके आगे ऑप्शन ए है कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी है आपके पास मल्चिंग, ऑप्शन सी है आपके पास वर्मी कंपोस्टिंग और ऑप्शन डी है आपके पास एनारोबिक डाइजेशन। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्टिंग क्या है इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कंपोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एग्रीकल्चर वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक रिच मैटर जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि क्या करता है, मिट्टी को इंप्रूव करता है, सॉइल में जो क्या करता है, मृदा में सुधार का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचर रिटेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स द बेस्ट। कौन सी निम्नलिखित मृदा संरचना सबसे अच्छे रूप से पानी और पोषक तत्वों को धारण करती है। आपके आगे ऑप्शन ए है सैंडी सॉइल, ऑप्शन बी आपके पास क्ले सॉइल, ऑप्शन सी है आपके पास लोमी सॉइल और ऑप्शन डी है आपके पास सिल्ट सॉइल। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है, सबसे बेस्ट जो क्या कहते हैं सॉइल टेक्सचर होता है, सॉइल होती है वो ऐसे, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर मिक्सचर होता है सैंड सिल्ट और क्ले का, जिस वजह से इसका टेक्सचर, वाटर रिटेन, न्यूट्रिएंट रिटेन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू एंश्योर इन यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्नत विकास के और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए बीजों को नियंत्रित अवस्थाओं में अंकुरित करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सीडिंग, बी है आपके पास प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी है आपके पास ट्रांसप्लांटिंग और ऑप्शन डी है आपके पास स्ट्रेटिफिकेशन। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रोपोगेशन। अब हमने इतनी सारी टर्म्स की बात करी, अब उन टर्म्स को हम समझते हैं। जैसे कि ए है जो हमारा सीडिंग है, उसका मतलब क्या होता है, सीडिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स इनटू सॉइल और ग्रोइंग मीडियम टू इनिशिएट जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। मतलब बीज को बोना ही क्या बोलते हैं, सीडिंग बोलते हैं उसे।
ताकि क्या हो, जर्मिनेशन हो और क्या हो, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो, इनिशिएट हो। It is the initial step in plant propagation where seeds are placed at the correct depth and provided with appropriate condition जैसे कि moisture, temperature and light to sprout and develop into seedling। इसमें क्या होता है, हम प्लांट को क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, किसके थ्रू, सीड के थ्रू। उसको हम करेक्ट डेप्थ में क्या करते हैं, दबा के उसको प्रॉपर कंडीशन देके, जो जो उस कंडीशन की उसको जरूरत है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो क्या हो, जर्मिनेट हो जाए सीड, और किस में डेवलप हो जाए, सीडलिंग में डेवलप हो जाए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो कि है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या है, प्रोपोगेशन इज द कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और मल्टीप्लाइंग प्लांट ईदर सेक्सुअली फ्रॉम सीड्स और एसेक्सुअली फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि कटिंग हुआ, ग्राफ्ट्स हुए और डिवीजन। इट इन्वॉल्व टेक्निक टू क्रिएट न्यू प्लांट विद डिजायर्ड ट्रेड्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक फ्लावर ऑफ फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक। प्रोपोगेशन क्या होती है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ताकि क्या कर सके, प्लांट को मल्टीप्लाई कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, आइदर या तो सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती है कई सारी टेक्निक टू क्रिएट न्यू प्लांट, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, डिजायरेबल ट्रेट्स मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं जो हमें चाहिए, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक फ्लावर होना चाहिए, या फिर फ्रूट्स के मद्देनजर रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेशन में इसका काफी यूज हो सकता है। ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग हमसे का मतलब क्या है, ट्रांसप्लांटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग यंग प्लांट्स और सीडलिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल ग्रोइंग लोकेशन सच एज सीड बेड्स और कंटेनर टू अ परमानेंट लोकेशन सच एज गार्डन और फील्ड। दिस इज डन टू प्रोवाइड प्लांट विद मोर स्पेस, बेटर ग्रोइंग कंडीशन और टू डिस्ट्रीब्यूट देम अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड स्पेस फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। अब हम ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं, नर्सरी से पौधा या फिर किसी आपने कंटेनर में लगा रखा है उससे निकाल के उसको क्या करते हैं, यंग प्लांट को कहाँ लगा देते हैं, फील्ड में लगाते हैं या फिर गार्डन में लगा देते हैं, ताकि उसे क्या हो, प्रॉपर स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए, और बेटर ग्रोइंग कंडीशन मिल सके, और उन्हें क्या कर सके, डिजायर्ड स्पेसिंग मिल सके, ताकि वो ऑप्टिमल ग्रोथ हो सके उनकी। तो ये रहा ट्रांसप्लांटिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बिफोर प्लांटिंग। प्लांटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, बीज को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मॉइस्चर कंडीशन में रखते हैं, प्लांटिंग करने से पहले, उसको बोने से पहले। दिस प्रोसेस, जिस वजह से क्या होता है, नेचुरल कंडीशन क्रिएट होती है जो कि सीड एक्सपीरियंस करता है ओवर विंटर और इन कोल्ड क्लाइमेट, जो कि हेल्प करता है इनिशिएट करने को, जर्मिनेशन को, व्हेन सीड्स आर प्लांटेड इन फेवरेबल कंडीशन, जब सीड्स को हम किस में प्लांट करते हैं, उनकी फेवरेबल कंडीशन में। तो बढ़ते हैं आगे, और जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ इरिगेशन एंड ड्राइंग टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। कृषि में जल उपयोग की कुशलता में सुधार करने के लिए अनुक्रमणिका अवधियों का प्रयोग किस शब्द से किया जाता है। मतलब ये कि हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पीरियड में इरिगेशन देते हैं और एंड ड्राइंग, और उसको तो क्या करते हैं, या फिर सूखा छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, ताकि इंप्रूव हो सके वाटर यूज एफिशिएंसी कृषि में। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। आपके आगे चार ऑप्शन है, ए ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन बी है आपके पास फरो इरिगेशन, ऑप्शन सी है आपके पास कंट्रोल्ड ड्रेनेज, और ऑप्शन डी है आपके पास डेफिसिट इरिगेशन। अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। So the correct option is so the correct option is option number D, डेफिसिट इरिगेशन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम जानते हैं डेफिसिट इरिगेशन के बारे में कि डेफिसिट इरिगेशन होता क्या है। देखिए डेफिसिट इरिगेशन क्या है, एक वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है एग्रीकल्चर में, जहां पे क्रॉप्स को क्रॉप्स को क्या दिया जाता है, डेलिबरेटली इरिगेट किया जाता है, क्या कम पानी से, सिंचाई में ज्यादा पानी का यूज नहीं करते हैं,
देन दे रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ थ्रू आउट देयर एंटायर ग्रोथ पीरियड। मतलब पूरे अपने जीवन काल में उन्हें जितने पानी की जरूरत है उनको उतना पानी नहीं दिया जाता है। दिस अप्रोच एम्स टू मैक्सिमाइज वाटर यूज एफिशिएंसी, जिस वजह से ये कहा जाता है कि इससे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है और वाइल मिनिमाइजिंग वाटर कंजप्शन, और वाटर कंजप्शन क्या होता है, कम हो जाता है। हेयर आर सम की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड डेफिसिट इरिगेशन। यहाँ नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिससे हम समझते हैं डेफिसिट इरिगेशन के बारे में। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ डेफिसिट इरिगेशन इज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ लिमिटेड वाटर रिसोर्स। अब मान लीजिए कहीं पानी की कमी है, तो वहां पे क्या हो सके, पानी का जो यूज है वो लिमिटेड वाटर है वहां पे, तो उसका यूज क्या हो सके, एफिशिएंटली हो सके। By intentionally applying less water than the crop needs, farmer aim to achieve a balance where crop yield and quality are maintained at acceptable level while reducing overall water usage। अब इसमें क्या करता है, इसमें किसान का बस एक ही एम होता है, एक ही मतलब एक ही वो होता है दिमाग उसमें कि ये कि जो क्रॉप की जो यील्ड है वो उतनी हो जाए कि वो एक्सेप्टेबल लेवल पे हो जाए, जिससे कि वो उसको स्वीकार ले। ठीक है, और क्या हो, पानी का ओवरऑल वेस्टेज ना हो, ज्यादा यूसेज ना हो। अब हम बात करते हैं टाइमिंग एंड एप्लीकेशन की। जो डेफिसिट इरिगेशन है कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो पानी जो सिंचाई देते हैं पौधों को, वो देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस, उनकी जो ग्रोथ की जो स्टेजेस है उन पे देते हैं, और वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से पानी में पानी देते हैं खेतों में। इट में इन्वॉल्व स्किपिंग इरिगेशन साइकिल्स। इसमें क्या करते हैं, कुछ इरिगेशन साइकिल्स को स्किप किया जाता है। रिड्यूसिंग की जाती है इरिगेशन अमाउंट को ड्यूरिंग सर्टेन क्रिटिकल ग्रोथ फेजेस, और अप्लाइंग वाटर बेस्ड ऑन द मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। मतलब कम से कम पानी दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि पौधे में आराम से जो भी उनको यील्ड मिलनी है वो मिल जाए, फालतू में बिल्कुल पानी खर्च ना हो। या फिर हम पौधों को पानी जब देंगे जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज आ जाएगी, तब पानी देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, सिंचाई की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डेफिसिट इरिगेशन। इसके बेनिफिट क्या है, एक तो भैया वाटर कंजर्वेशन होता है, जब हम पानी इतना हाथ खींच के दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पानी बचेगा। वाटर कंजर्वेशन होगी, इट हेल्प कंजर्व वाटर रिसोर्स स्पेशली इन रीजन फेसिंग वाटर स्कैरसिटी और ड्राउट कंडीशन। अब जहां पे पानी की कमी है या फिर पानी का कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है मेथड। इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है इससे। बाय स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग वाटर एप्लीकेशन, जब आप स्ट्रेटेजी से चलते हैं, पानी जब आप सिंचाई देते समय क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो आराम से हो जाती है और ज्यादा पानी भी नहीं लगता है। डेफिसिट इरिगेशन एनकरेज क्रॉप टू यूज वाटर मोर एफिशिएंटली पोटेंशियली और रिड्यूसिंग लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड रन ऑफ। जब पानी भाप के रूप में उड़ जाता है या फिर क्या होता है खेतों से बह जाता है, तो उससे क्या होता है, बचत होती है, उससे कॉस्ट सेविंग होती है। इट कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड वाटर पंपिंग, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड वाटर परचेज। पानी खरीदने से लेके पानी को क्या करना, मेंटेनेंस करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वाटर पंपिंग का भी खर्चा बचता है। अब इसमें चैलेंज क्या आता है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, जब आप पानी इतना हाथ खींच के दे रहे हो तो पौधे की जो यील्ड है वो तो कम होगी, तो इसमें यील्ड कम होने का खतरा बहुत होता है। इफ डेफिसिट इरिगेशन इज नॉट केयरफुली मैनेज्ड, अगर आपने काम स्ट्रेटेजी से या फिर बहुत ध्यान पूर्वक नहीं करा, तो इससे क्या हो सकता है, यील्ड में रिडक्शन हो सकता है। इट कैन लीड टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड और क्वालिटी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सेंसिटिव ग्रोथ स्टेज, और स्पेशली जब जब क्या हो, क्रॉप की क्या हो, सेंसिटिव ग्रोथ स्टेज हो। क्रॉप स्ट्रेस, मतलब प्रोलॉन्ग्ड और सिवियर डेफिसिट इरिगेशन कैन स्ट्रेस क्रॉप। अब मान लीजिए आपने लंबे समय तक ऐसा ही करा तो भी क्या होता है, क्रॉप पर असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पर, एंड मेकिंग दैम मोर वल्नरेबल टू डिजीज और पेस्ट, और जिस वजह से क्या होता है, डिजीज और पेस्ट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट इसमें क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है, डेफिसिट इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन वेरियस एग्रीकल्चर सिस्टम, जैसे कि रो क्रॉप में भी यूज होता है, ऑर्चर्ड्स में भी, वाइन यार्ड्स में भी इसका यूज होता है। इट रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर लेवल, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड वेदर कंडीशन टू एडजस्ट इरिगेशन शेड्यूल इफेक्टिवली। इसमें क्या करते हैं, हम ध्यान रखते हैं किन का, सॉइल के मॉइस्चर लेवल का,
क्रॉप के वाटर रिक्वायरमेंट की मिट्टी को सॉरी फसल को कितनी पानी की जरूरत है, और साथ ही साथ वेदर कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, इरिगेशन का जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट करते हैं इफेक्टिवली। तो ये तो मैंने बात करी है आपसे डेफिसिट इरिगेशन की। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी टॉपिक जिसमें दिक्कत आ रही हो, आप चाहते हो कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, लेक्चर बनाऊं, एक लेक्चर प्रॉपर लेक्चर तैयार करूं, तो वो भी मैं कर दूंगा। तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।